नो अबाउट योरसेल्फ, है ना। तो फीडबैक इज अ पैसिव थिंग, एक तरीके से आप देखें तो वो पैसिव है, उसमें वो और फीडबैक कर क्या रहा है, आउटपुट को लगातार मॉनिटर कर रहा है। वहीं से तो एक सैंपल आता है ना, अगर आप कोई ऑसिलेटर देखो तो क्या होता है, आउटपुट का एक पोर्शन कट होके इनपुट पे आ रहा होता है। तो जैसे जैसे आउटपुट वैरी करेगा वैसे वैसे फीडबैक का पैरामीटर भी चेंज होगा और वो इनपुट को उसी हिसाब से बताता रहेगा। सो दैट इज द फीडबैक मैकेनिज्म व्हिच इन अ वाइडर सेंस गोज इनटू इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस बारे में अगर हम देखें तो इंटेलिजेंट जो नेटवर्क है वो कैसे काम कर रहा है और जो नॉर्मल रेडियो सबसिस्टम्स है वो कैसे काम कर रहे हैं। Similarly, we have given this figure. If you say, ये बेस स्टेशन तो आपके स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क होते हैं जिसका कंट्रोल कहाँ से होता है, बेस स्टेशन से होता है ना। उनके जितने भी एंटिटी हैं उनका कंट्रोल हमेशा बेस स्टेशन से होता है। 2G तक सारा कंट्रोल बेस स्टेशन से था। 3G और नॉनवर्ड पे कंट्रोल हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। जैसे कॉलेज में एक सिस्टम हो गया जिसमें खाली डायरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, दूसरा सिस्टम क्या हो गया, हायरार्की आ गई, डायरेक्टर के नीचे एचओडीज आ गए, डायरेक्टर एचओडी से फीडबैक लेगा, एचओडीज अपने टीचर से फीडबैक लेंगे और टीचर्स अपने स्टूडेंट से। तो ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस हो गया, हायरार्किकल प्रोसेस हो गया। दूसरी चीज क्या हो सकती है, एडहॉक नेटवर्क क्या हो सकता है, वो कोई भी डायरेक्टर अपना डेवलप कर सकता है। उसने 2 स्टाफ ले लिए, 2 टीचर ले लिए और 10 स्टूडेंट ले लिया, किन्हीं को भी, और किसी पर्टिकुलर के लिए उनसे डिस्कस कर लिया। तो उसने अपना एक छोटा सा नेटवर्क बनाया फॉर अ पर्टिकुलर थिंग टू गेट इट। फॉर एग्जाम्पल, हमें कल्चरल फेस्ट कराना है आपके कॉलेज में। हमने एक कोई फैकल्टी ले ली, 10 बच्चे बुला लिए, उनके साथ डिस्कस किया और वो कब तक वो नेटवर्क कब तक चलेगा, जब तक आपका फंक्शन हो रहा है। So that is the purpose of ad hoc network, जो किसी पर्टिकुलर मोटो के लिए बनते हैं और वो जब मोटो खत्म होता है तो रोज एंटिटी कैन वर्क इंडिपेंडेंट। तो ये एक दूसरा वायरलेस एनवायरनमेंट हुआ जिसमें कि ad hoc नेटवर्क है। तीसरा ये सेंसर्स का हमने बताया है, सेंसर नेटवर्क बताए हैं। सेंसर नेटवर्क वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो WSN है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क, जिनका डेवलपमेंट शुरू हुआ अराउंड 2002 और 2003 से, जो आज हम जिसे नाम देने लगे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। अभी हम इंटेलिजेंस की कोई बात नहीं कर रहे। व्हाट वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स डिड, आपने कहीं पर भी 4 सेंसर लगा दिए हैं, उनके डेटा आपके पास आ रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कंट्रोल देम मैन्युअली। फॉर एग्जाम्पल, आपने 4 कमरों की लाइटों में कोई सेंसर लगा दिया है और उसका कंट्रोल डायरेक्टर ऑफिस में है, या फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा है जैसे कैमरे आपके लगे हुए हैं, उसका कंट्रोल डायरेक्टर ऑफिस में है, तो वो क्या कर सकता है, या वो जो देख रहा है कंट्रोल रूम में, वो क्या कर सकता है कि अच्छा इस कमरे में तो कोई है नहीं, तो इस कैमरे को हम क्यों ऑन रखें, सब वेस्ट है ना। कोई बंद ताले में, मान लीजिए आपका कमरा बंद है तो वहाँ कैमरा ऑन रखने की नीड नहीं, तो उसने उसको बंद कर दिया। तो यहाँ पर ये सेंसर नेटवर्क जरूर लगा है बट इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस किसका यूज हो रहा है, ह्यूमन का, वो मैनुअली उन चीजों को कंट्रोल कर रहा है। सो इंटरनेट ऑफ थिंग की शुरुआत का जो बैकग्राउंड है दैट इज अ सेंसर नेटवर्क, सेंसर नोड। आज की जो हम नोड की बात कर रहे हैं, जो भी IoT इंटरनेट ऑफ थिंग की बात कर रहे हैं, these things are nothing but the nodes. This node can be a desktop or a laptop, it can be a phone, it can be a temperature sensor, it can be a humid sensor, it can be anything, it can be even it can be your human body, जिसके अंदर हम कई सारे सेंसर जो कि ब्लड प्रेशर और शुगर और ये सबको कंट्रोल कर रहे हैं। सो दैट इज जो तीसरा जो आपका एनवायरनमेंट है सेंसर का, दैट इज अ सेंसर नोड। एंड देन वी अनदर एनवायरनमेंट वी हैव। और देखिए सब एनवायरनमेंट ना एक दूसरे से लिंक्ड भी, ऐसा नहीं कि सारे पहले हमने जब शुरुआत की थी तो जैसे लैन है वो एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क की तरह काम करता था, बाहर वाले से उससे कोई लेना देना नहीं होता था, वो कुछ भी बाहर कम्युनिकेट नहीं
करना। बट आज की डेट में जो भी छोटे छोटे नेटवर्क हैं उनको हम एक दूसरे से कनेक्ट भी कर सकते हैं और वो सारे के सारे अपने इंडिपेंडेंट भी काम कर सकते हैं। सो चौथा जो हमने इधर लिया है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जो अगेन एक रूम के अंदर या एक बिल्डिंग के अंदर हम डेवलप कर सकते हैं, जिसमें एक रूटर लगा होगा और डिवाइसेस कनेक्ट होंगी। इसी तरीके से लोकल एरिया नेटवर्क से अगर आपका एरिया बड़ा है, आपको कोई शहर कंट्रोल करना है, देन वी गो फॉर WiMAX 802.15 के जो स्टैंडर्ड्स। 16 इज सेंसर WSN। बीइंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और बीइंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, मैं सारे जब भी मैं क्लास कोई भी लेती हूँ, बीटेक की हो या कोई भी हो, आई ऑलवेज आस्क फ्रॉम ऑल ऑफ यू अबाउट द स्टैंडर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई डिडंट गेट प्रॉपर आंसर्स। तो उनको भी मैं यही बोलती हूँ, आपको भी यही बोलूँगी मैं कि एज एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर एटलीस्ट आपको स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए कि वो क्या, मतलब आप इतने बड़े बड़े हाई फाई फोन लिए हुए हो, आपको कुछ भी पता नहीं कि वो वहाँ कैसे आ रही है, क्या आ रहा है। हम जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हमारे पास घरों में इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे सिर्फ टीवी होता था और हमें वहाँ सुनने को मिलता था कि आपको टीवी बनाना नहीं आता, आप पढ़ क्या रहे हो, ग्रेजुएशन क्या कर रहे हो। तो अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो पूरी सोसाइटी में फैल गई है ना। कहते जरूर है लोग और आप लोग, एक हवा भी चल रही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी जो आपका मेरिट है वो डाउन आ रही है, हमारे पास लोअर रैंक के बच्चे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, बट योर सोसाइटी सस्टेन ही कर रही है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। कहीं पर भी चले जाइए, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके बैकएंड सपोर्ट में हमको सिविल भी चाहिए, हमको इलेक्ट्रिकल भी चाहिए, हमको मैकेनिकल भी चाहिए, एवरीबॉडी वी नीड्स, बट फ्रंट और हमें कंप्यूटर साइंस भी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक क्या कर रहा है, जैसे सेंसर क्या कर रहा है, सेंसर ने डेटा आपको भेज दिया, अब उसको आपको प्रोसेस अगर करना है या कहीं भेजना है, सो यू नीड अ नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क ब्रांच आपको चाहिए, यू नीड अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जो उन चीज़ों को कोडिंग में कन्वर्ट कर सके एंड प्रोसेस कर सके उसको। सो आज की डेट में कोई भी ब्रांच इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रही, they need others also. That is why it is a time of collaboration, it is a time of communication, it is a time of making the networking, है ना। नेटवर्क ऑफ ह्यूमन आज कम हो गया, इतने ढेर सारे नेटवर्क आ गए, 5G 6G आ रहा है, बट ह्यूमन नेटवर्किंग कम हो गई है, और ह्यूमन नेटवर्किंग कम है तो शेयरिंग कैसे करोगे आप। अभी जितना आप सुन के सीख सकते हो उतना पढ़ के सीखने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो ह्यूमन नेटवर्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो टीचर्स की हो चाहे वो स्टूडेंट की हो। टीचर्स को भी आज हम IIT में क्या कर रहे हैं और कन्वर्ट में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता होता है, अनलेस हम किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठते हैं, वी डोंट जनरली डिस्कस। तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो जो आपका WiMAX है, दैट इज इफ यू वांट टू कवर द एंटायर सिटी वायरलेसली, देन वी नीड अ WiMAX नेटवर्क, जिसमें देखिए हमने दिखाया हुआ है कुछ घर कनेक्टेड है, एक ये बड़ी सी बिल्डिंग हमने कनेक्ट करी हुई है और एक इधर कोई हम छोटा सा सिस्टम भी कनेक्ट कर सकते हैं, दिस मे बी अ पेट्रोल पंप फॉर एग्जांपल, यू कैन कनेक्ट दैट आल्सो। सो दैट इज अ सो हियर वी हैव शोन यू वेरियस वायरलेस नेटवर्क एनवायरनमेंट, और जो कि आपस में कई जगह कनेक्टेड भी हैं, और ये सारे नेटवर्क का डेटा किससे प्रोसेस हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू। ये WiMAX वाला भी अपना डेटा इंटरनेट को दे रहा है, ये आपका WLAN वाला भी दे रहा है, सेंसर नेटवर्क वाला भी दे रहा है, क्योंकि द एम इज टू सेंड इट टू अ डिस्टेंट पॉइंट। सो फॉर दैट पर्पस वी नीड अ इंटरनेट। नाउ अबाउट द गोल्स ऑफ 5G, हमने जैसा बताया आपको कि जो बेसिक उसकी जो आउटकम है दैट इज अ इंटरनेट ऑफ थिंग। अब इंटरनेट ऑफ थिंग को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी भी आपके बीटेक के प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मैं तो सबको भगा देती हूँ। घर को ऑटोमेशन करना है, उनको गेट का दरवाजा खोलना है, वो रेलवे ट्रैक का दरवाजा खोलना है, ये 20 साल पहले के लिए ठीक है। आज के लिए ये सारी चीजें बहुत कुछ आउटडेटेड हो गई हैं, बट इंटरनेट ऑफ थिंग टॉक्स ऑफ दैट ओनली।
जो हमारे अर्लियर प्रोजेक्ट्स बच्चे बनाते थे बीटेक के, होम ऑटोमेशन एंड ऑल के, वो एक घर को लेकर के चलते थे। आज के डेट में ये सारा कुछ बहुत कुछ स्टैंडर्ड अवेलेबल है। आपको चाहिए होम ऑटोमेशन चाहिए, आपका आएगा आदमी आपके घर में 4 सेंसर लगा के करके चला जाएगा, वो आपके फोन से आपको कनेक्ट कर देगा, आप उससे करके। सो नाउ इट इज नॉट अ रिसर्च फील्ड, बची नहीं है। तो यू हैव टू थिंक अ बिट मोर देन दिस फील्ड। और जो 5G के जो गोल्स एंड टेक्नोलॉजीज थे वो थे बेसिक जो था दैट इज मैसिव माइक्रो। माइक्रो एवरीबॉडी नोज, मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट। मैसिव माइक्रो मतलब इसमें हमारे नंबर ऑफ एंटेनास और नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ गई हैं। वी स्विच ओवर टू मिलीमीटर वेव। मिलीमीटर वेव, ऊपर माइक्रोवेव, मिलीमीटर वेव में भी माइक्रो आ गया। मतलब मैसिव माइक्रो और एमएम वेव माइक्रो में डिफरेंस इज इन द फ्रीक्वेंसी रेंज जो हम यूज कर रहे हैं उसका डिफरेंस है। इसी तरीके से जो और दूसरी टेक्नोलॉजी डेवलप होके आई है दैट इज नोमा, नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सिस। वही मैंने कहा पहले जैसे फोन बड़ा था उससे हमने छोटा किया और फिर फोन को बड़ा किया। तो जो आपका 2G 3G आया था, वाईएनसी को रचा मैम बोल रही थी, उन लोगों का काम काफी कुछ उन लोगों ने उस डायरेक्शन में काम किया था। That is orthogonal. The signal which you want to process was orthogonal. OFDM, orthogonal frequency division multiplexing, या वहां पर आया था जिसमें कि हम स्प्रेड स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे। स्प्रेड स्पेक्ट्रम टॉक्स ऑफ जिसमें बैंडविड्थ भी आपकी बची हुई है, but the two signals which we send simultaneously they are orthogonal in nature. Means orthogonal in nature means उनकी कोई भी चीज कॉमन नहीं है। एक को हिंदी आती है और एक को इंग्लिश आती है और दूसरे को इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, तो वो आपस में आराम से चले जाएंगे, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। सो बट फिर ऑर्थोगोनल के साथ साथ जो फिर से जो डेवलपमेंट शुरू हुआ दैट वाज इन द फील्ड ऑफ नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सिस। सो दिस इज अगेन एन फील्ड where people can are doing research and can do a lot in this NOMA field. OFDM field got saturated now as of now. NOMA is quite new field. अभी इसमें काफी काम हो रहा है. So if anybody wants to do any research work, PhD work, तो NOMA में आप कर सकते हैं. And then the cooperative communication. Cooperative communication is again not a new thing. उन्हीं चीजों को हम थोड़ा टाइम से बदल रहे हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है? इट इज सॉर्ट ऑफ कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन, बट दैट इज इन पैसिव मोड। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्यों हमने किया? हमें आपसे बात करनी है, सीधे हम बात नहीं कर पा रहे, तो हमने क्या किया? पहले ऊपर भेज दिया और ऊपर से आपके पास भेज दिया। तो पहले तो हम लोग अपने छतों के ऊपर एंटेना लगा रहे थे, जब उससे भी ज्यादा कवरेज की या ग्लोबल कवरेज की जरूरत है तो देन द नीड ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। बट सैटेलाइट कम्युनिकेशन फॉर पैसिव डिवाइसेस, वो अपने आप में कुछ नहीं कर रही थी, प्रोसेस करके उसको भेज रही थी। कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन इज समहाउ वी आर डेवलपिंग एन इंटरमीडिएट डिवाइस व्हिच विल हैंडशेक विद द सेकंड डिवाइस विद द कोऑपरेशन। सो अगेन कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन इज अगेन अ field where lot of scope is there for the research purpose. You can go for it. And the cognitive radio is a concept where you can, as I told you in the inaugural session also, that we have to optimally utilize the spectrum, है ना? तो जैसे हम बोले कुछ भी बोल रहे हैं, फिर बीच में रुक रहे हैं ना, तो अगर ये ट्रांसमिशन हो रहा है तो जहां हम बीच में रुक रहे हैं वो खाली स्पेस है। So we call them as wide spaces. वो खाली स्पेसेस हैं। इसी तरीके से कोई भी सिग्नल भी भेजेंगे आप तो बीच बीच में गैप आता है, और कोई जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअसली हम हर समय किसी पर्टिकुलर चैनल पे सिग्नल भेजें। तो उस चैनल को कोई दूसरा जो कि यू कैन से कोई नॉन स्टैंडर्ड भी अगर कोई सिग्नल भेजना चाहता है, तो उसके लिए दैट कॉग्निटिव रेडियो कॉन्सेप्ट कम्स। बट दिस कॉग्निटिव रेडियो यूज्ड टू स्कैन that where is the free space available
where the third party can send its own information. So that is the concept of cognitive radio. That is again the things, the technologies which we are using, or the solutions which we are using to meet out the goals of 5G. What were the goals of 5G? Naturally डेटा बढ़ रहा है और डेटा को भेजना भी बढ़ रहा है. आज से 4 साल 5 साल पहले किसी ने सोचा था कि ऐसे वीडियो स्ट्रीमिंग कर पाएंगे? इवन व्हेन आई वाज हियर, अभी जस्ट इफ आई टॉक ऑफ 17-18 की अगर हम बात करें, ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आपका कोरोना के टाइम में बहुत स्पीड एंड ऑल पे बहुत काम हुआ है. हमने यहाँ पर फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी थी इसी बिल्डिंग में, आई थिंक 2019 में थी, 19 में थी, फरवरी 19 में थी. एंड उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी, नेटवर्किंग की बहुत दिक्कत आ रही थी, वॉइस बहुत लैग कर रही थी, वीडियो स्ट्रीमिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही थी. और आज की डेट में देखिए, सो इट इज़ द, जैसे जैसे आपके एप्लीकेशंस बढ़ेंगे, यू नीड डेटा स्टोरेज, उसको आप स्टोर करना चाहोगे, एंड यू नीड द ट्रांसफर रेट ऑल्सो टू बी हायर. सो अल्ट्रा हाई स्पीड इज द नीड और द गोल ऑफ 5G 10 Gbps. मैसिव कनेक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट होते हैं, दैट वी हैव सीन इन द कोरोना टाइम. जो आपकी ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस आपकी चल रही थी, दैट इज द एग्जाम्पल. एंड द अल्ट्रा लो लेटेंसी, मतलब हमको तुरंत चाहिए. जैसे हम बोल रहे हो, देयर शुड नॉट बी एनी लैग, है ना. तो ये हमारी गोल्स थे, और इन गोल्स को जिन टेक्नोलॉजीज की हेल्प से इनके सॉल्यूशंस निकले, वो आपके दूसरे साइड में मेंशन है. इफ वी टॉक ऑफ, ये तो अभी चल रहा है, 5G इज गोइंग ऑन, और आपको अभी आगे के भी बहुत सारे लेक्चर्स इसकी डिटेलिंग के साथ आपको मिलेंगे. इफ यू गो फॉर द 6G, बिकॉज 6G इन द रिसर्च फील्ड, तो उसका विजन क्या है, वो क्या, मतलब जैसे इसमें था, द विजन वाज टू कनेक्ट द थिंग्स इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग जस्ट लैपटॉप और ट्रांसफरिंग जस्ट डेटा और वीडियो और वॉइस, ये सब कुछ हो चुका है. अब व्हाट नेक्स्ट, है ना. तो जो 6G है वो क्या कह रही है, उसमें कुछ नए शब्द यूज किए हैं. द फ्यूचर ऑफ कनेक्टिविटी इज इन द क्रिएशन ऑफ डिजिटल ट्विन वर्ल्ड. This digital twin word is a new word which you will listen in 6G communication, that are a true representation of physical and biological words at every spatial and time instant. Spatial भी आप समझते हैं और time भी आप समझते हैं ना. Space variation क्या हुआ, with distance जो variation है. Time variation क्या हुआ, जो है time variation. तो क्या हम चाह रहे हैं, इसका जो एम है वो ट्विनिंग है. आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे, व्हाट इज, विल टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस डिजिटल ट्विन वर्ड. वर्ड एट एवरी स्पेशियल एंड टाइम इंस्टेंट, यूनिफाइंग आवर एक्सपीरियंस अक्रॉस दीज फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड डिजिटल वर्ल्ड. हम इन तीनों में चाहते हैं कनेक्शन. व्हाट इज फिजिकल वर्ल्ड, जो आप देख रहे हो, मतलब आपकी बिल्डिंग्स हो गई, आपके बसेस हो गई, आपके ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपके सी हो गया, आपके माउंटेन्स हो गए. दिस इज योर फिजिकल वर्ल्ड, है ना. व्हाट इज बायोलॉजिकल वर्ल्ड, ह्यूमन बीइंग्स, नॉट ओनली ह्यूमंस, वी टॉक ऑफ एवरी बायोलॉजिकल बीइंग, एंड द डिजिटल वर्ल्ड यू ऑल नो अबाउट. सो ये तीनों कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल बना के चले, दैट इज द विजन ऑफ 6G. तो एक तो डिजिटल ट्विन इज द न्यू वर्ड, एंड द अदर इज द फिजिकल बायोलॉजिकल एक्सपीरियंस अक्रॉस द फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड डिजिटल वर्ल्ड्स. विल कम टू दीज डिटेल्स लेटर. जैसा बताया 2030 की ये 2030 एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम रियलिटी को, 6G की रियलिटी को 2030 में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं. चाइना एंड ऑल 2028 में भी थोड़ा सा इनका डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा. एंड जो एक्सपेंशंस हैं
वो इंट्रोडक्शन ऑफ लो कॉस्ट IoT टेक्नोलॉजी 4G, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी IoT in 5G will continue becoming both broader and deeper in 6G. जो नॉर्मल एप्लीकेशंस है जैसे 2G और 3G में क्या हुआ, मैंने बताया ना, जैसे टेक्स्ट के 20 लेटर्स थे वो 200 हो गए। तो कुछ चीजें तो हमें चाहिए, आज भी हम SMS करते ही है ना, व्हाट्सएप आज भी हम करते ही हैं। तो जो चीजें हमें चाहिए उनका भी ब्रॉडर और डीपर हमें चाहिए, और साथ ही साथ वी वांट सम न्यू एप्लीकेशंस आल्सो। ये एक टाइमलाइन दिया है, मैं सीधे 5G और 6G पर ही आ रही हूँ। 5G अगर हम देखें तो यू कैन सी द इनिशिएशन ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी, है ना, ये क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कम्युनिकेशन, ये सब भी हमने बहुत कुछ देखा आपका जब आप ये कर रहे थे, क्लासेस वगैरह ले रहे थे, तो आपका ड्राइव पे जा रहा था, क्लाउड पे जा रहा था। यू स्टार्ट वर्किंग ऑन क्लाउड, है ना, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑनलाइन स्प्रेडशीट्स, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन गूगल स्लाइड्स, यू स्टार्ट वर्किंग ऑल दोस थिंग्स। तो ये सारा कुछ आपका था। एंड साथ ही साथ हम लोग बात कर रहे थे इंटरनेट ऑफ थिंग की, हम लोग बात कर रहे थे स्मार्ट सिटी की। व्हाट इज वन स्मार्ट सिटी? जिसकी सारी बिल्डिंग्स आपकी इंटरनेट से कनेक्टेड हो, जिसकी सारी आपकी जो व्हीकल एंड ऑल चल रही है वो सब में GPS लगा हो, है ना, दैट जो आपकी लाइट्स हैं वो सारी कंट्रोल्ड हो, कब ऑफ होनी है कब ऑन होनी है वो सारा कंट्रोल्ड हो। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर स्मार्ट सिटी। एंड इसी तरीके से VR एंड AR, दैट इज वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी अभी बहुत थोड़ी हम इस पे गए हैं इन दिस 5G, विच इज टू बी मोर एक्सप्लोर्ड इन दिस 6G, जिसमें कि हम बात करेंगे पूरे के पूरे ऑटोनोमस सिस्टम की। जैसे हम बात करते हैं ऑटोनोमस कॉलेज की, जैसे अभी आप लोग हो, यू आर द एफिलिएटेड कॉलेजेस, है ना, तो आपको हर छोटी बड़ी चीज के लिए either you have to connect with the university or you have to connect with the like आपके जो officials हैं, they have to take instructions from सचिवालय or from university or something like that. Autonomous college means they are self-sufficient. They develop their syllabus, they develop their exams, they have their financial जो rules हैं वो उनके अपने हैं, all those things. That is about the autonomous. So what is the aim of the 6G networks? That is the autonomous system. हम network को भी autonomous चाहते हैं। तो autonomous में क्या होगा, कब autonomous होगा? जब आप खाली एक बार बनाने से काम नहीं चलेगा, है ना, वो तो autonomous नहीं हुआ ना। autonomous कब हुआ कि जो self sufficient हो, जैसे कि अगर हमें लग रहा है कि इंडस्ट्री की नीड ये है, तो हमने फीडबैक लिया और हमारा ऑटोमेटिकली हमारे सिलेबस और उन सबों में वो सारे के सारे चेंजेस आ गए। ऐसे ही अगर हम 6G के नेटवर्क की बात करें, तो जैसे ही रोड पे भीड़ आई, कंजेशन आया, रोड आई मीन नॉट द फिजिकल वन, चैनल पे कंजेशन आया, अपने आप राउटिंग हो जाए। अभी हम क्या करते हैं नेटवर्क में, राउटिंग मैनुअली होती है ना, ये वाला रास्ता नहीं तो इधर से जाना है, उसके भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं ना, you people make algorithms how to reach to the safely to the distant point, तो उनके एल्गोरिथम्स आप डेवलप करते हैं। अभी हम क्या चाह रहे हैं, हमारे एल्गोरिथम इतने स्ट्रांग हो जो अपने आप चेंज होके उस चीज को सेटिस्फाई कर सके। सो दैट इज अ ऑटोनोमस सिस्टम। We need multi sensory XR, wireless brain computer interaction, all those things. Means we want the system that is, अभी हमने जो तीन नाम लिए, biological, physical and the digital, कि ये intelligent हो। अभी intelligent कौन माना जाता है?
दैट इज ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग अडॉप्ट करता है ना अपने हिसाब से। जब सो व्हाट वी वांट हमारा पूरा नेटवर्क भी एक ह्यूमन बीइंग की तरह काम करना है। ह्यूमन बीइंग अपने आप में ऑटोनोमस है ना। आपको अगर आप चाहो, आपका कभी आपने ज्यादा खा लिया है, आपको एसिडिटी हो गई है, आप अपने आप क्या करोगे, थोड़ा कम खाना वो खाकर थोड़ा वो करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। सो योर सिस्टम इज ऑटोनोमस। आप उसको जरूर टैक्सेशन करके उसको खराब कर लेते हैं, बट वो सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस होता है। सो दैट इज ऑटोनोमस सिस्टम। ऐसे मैंने कॉलेज की बात करी, वो भी ऑटोनोमस सिस्टम में हो सकता है। कॉलेज इज अ फिजिकल सिस्टम है ना, योर बॉडी इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम, लाइक दैट। सो जो रिक्वायरमेंट्स हैं 6G की, उनके हमने 6 पोर्शंस लिए हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं, उनमें इंप्रूवमेंट चाहिए। दैट इज एक्सट्रीमली हाई डेटा रेट एंड कैपेसिटी। तो चाहे वो 1G हो, चाहे 2G हो, चाहे 3G हो, चाहे 4G हो, सब में ही वही मिलता है ना। एक्सट्रीमली लो लेटेंसी, हम चाहते हैं कि जैसे ही कोई डेटा चले वैसे ही वो पहुंच जाए, डिले नहीं। एक्सट्रीम कवरेज, ज्यादा से ज्यादा कवरेज हो जाए। चौथी, पांचवी और छठी ये थोड़े एक्स्ट्रा फोकस के हैं। दैट इज वी नीड एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी। हमारा डेटा जाके फेल नहीं हो, हमारी कॉल कभी ड्रॉप नहीं हो, हमारा वीडियो कभी हैंग नहीं हो। हाई रिलायबिलिटी। पांचवी जो चीज है, एक्सट्रीमली लो एनर्जी कॉस्ट। एक्सट्रीमली लो एनर्जी एंड कॉस्ट। नेचुरली हमने आपको बताया कि जब हमने पहला हमारा जो मोबाइल फोन था वो 15 रुपए पर मिनट की कॉल रेट का था, उसको कितने लोग खरीदेंगे? तो कोई भी टेक्नोलॉजी, इफ यू वांट टू गो टू द लास्ट ह्यूमन बीइंग, इट हैज टू बी चीप, इट हैज टू बी सिंपल। तो और तीसरी चीज, एक्सट्रीमली लो एनर्जी। किसी भी टेक्नोलॉजी को जब हम डेवलप करते हैं, वी हैव टू टेक केयर ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। ये भी उल्टा हुआ है। पहले जब एप्लीकेशन कम थे, फोन को 3 दिन, जब खाली वॉइस था, फोन को आपने 3 दिन भी चार्ज नहीं किया तो चल जाता था। जैसे जैसे फीचर्स बढ़े, आपको दिन में 2 बार चार्ज करने की जरूरत है। फिर दोबारा जब एनर्जी इफिशिएंसी पे काम हुआ, तो फिर से आपके फोन आए जो कि फिर से उनमें बैकअप पावर जो है वो ज्यादा हुई। सो ये चीजें ना वाइस वर्सा है, जैसे जैसे नीड होती है वैसे वैसे एप्लीकेशंस आपके बढ़ते जाते हैं। सो दैट इज अ नीड दैट इज एक्सट्रीमली लो एनर्जी। सो एवरी रिसर्चर इज टू वर्क ऑन हाउ टू, जो भी आपने डेवलप किया है उसमें एनर्जी का जो कंजम्पशन है उसको कैसे कम करें, उस पर भी काम करने की जरूरत है। एंड एक्सट्रीमली मैसिव कनेक्टिविटी। जब तक घर घर और घर में भी जन जन तक कोई चीज नहीं पहुंचती है, तब तक उस टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। दैट इज द लास्ट वाज अगेन फॉर एनी टेक्नोलॉजी। फिर हमने यहाँ बात करी है कि वो कौन कौन से फील्ड्स हैं जिनमें पर्टिकुलरली 6G हेल्पफुल होने वाला है। वन इज स्पेक्ट्रम। जैसे बोला डाटा बढ़ रहा है, स्पेक्ट्रम उतना ही है, समुद्र में पानी उतना ही है ना, और समुद्र का पानी भी ऐसा है जो आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो उसको भी आपको प्रोसेस करने की जरूरत है। नदियां भी ऐसी हैं जिनको भी आपको साफ करते रहने की जरूरत है ना। सो स्पेक्ट्रम इज लिमिटेड, यूजेबल स्पेक्ट्रम इज मोर लिमिटेड। जिसको आप स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा है भी, पर हो सकता है वो आपके एप्लीकेशन के लिए वो यूजफुल ना हो। आपके एप्लीकेशन की जो डिवाइसेस हैं वो इस फ्रीक्वेंसी रेंज पे बहुत कॉस्टली बन रही है। सो जो यूजफुल स्पेक्ट्रम है दैट इज अगेन वेरी लिमिटेड। सो 6G टेक्नोलॉजी में पहली चीज तो स्पेक्ट्रम बढ़ेगा, क्योंकि आपका डेटा रेट है वो सब कुछ बढ़ रहा है, तो स्पेक्ट्रम की नीड बढ़ेगी। एंड दूसरी चीज है और कैसी टेक्नोलॉजीज लाएं जिसमें कि आप उस स्पेक्ट्रम को फिर से ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकें। सो बोथ द थिंग्स, एक तरफ चैलेंज है कि स्पेक्ट्रम का यूसेज बढ़ेगा, और दूसरी तरफ
क्या हम 6G टेक्नोलॉजी लाके उस बढ़ते हुए यूसेज को कॉम्प्लीमेंट कर पाते हैं। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें हम बात करेंगे अभी, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैसे हम, ये भी दो तरीके से है, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये स्पेक्ट्रम और इस सब नीड को ऑप्टिमाइज कर सकता है, और कैसे एआई के और एप्लीकेशंस आ सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों बातें हैं कि कैसे एआई 6G को में सुविधा दे सकता है और कैसे 6G की वजह से एआई के और एप्लीकेशन आ सकते हैं, बोथ द थिंग्स। सिमिलरली हेल्थ केयर में हाउ दैट 6G with AI, how it is going to be helpful. यहाँ पर दोनों दोस्त बन के चलना पड़ेगा। हेल्थ केयर में इंटेलिजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू टॉक ऑफ टेलीमेडिसिन, है ना। टेलीमेडिसिन भी हमारे 10-15 सालों से चल रहा है, बट आज तक हम उस पर रिलाय नहीं कर पा रहे। थोड़ा बहुत रिलायबिलिटी बढ़ी है कोरोना, उसमें भी ओनली एक तरीके से हम बोलेंगे वीडियो कॉल्स में, कि आपने वीडियो कॉल करके और पेशेंट का हालचाल ले लिया, उसको कुछ दवा बता दी, कुछ कर दिया। बट जहां तक सर्जरी की बात है, जहां तक नेटवर्किंग की बात है कि बॉडी के पैरामीटर कंटिन्यूअसली मॉनिटर होकर के थर्ड फेज पे वो रेक्टिफाई हो रहे हो, वहां अभी भी हम बहुत पीछे हैं। एंड वी होप दैट 6G इज गोइंग टू प्रूव अ माइलस्टोन इन दैट डायरेक्शन। Then about the infrastructure, जो बिल्डिंग्स हैं आपकी वो कैसे कंट्रोल होगी, and the sixth and the most important is the privacy. This is one of the most important challenge of 6G, क्योंकि स्पेक्ट्रम बढ़ गया है, डेटा बढ़ गया है, एप्लीकेशन बढ़ गए हैं, तो how these security and privacy can be handled in this 6G network. Instead of coming to this, we can come to some more on this. जो चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं हमारी, एटलीस्ट 1 साल से तो पॉपुलर रही है मिनिमम, दैट इज योर, अभी एआई की हमने बात करी, एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस सब लोग समझते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस डिवाइसेस में आपको इंटेलिजेंस देना है। और हमने बताया था कि इंटेलिजेंस का जो शुरुआत था दैट इज अ फीडबैक, है ना। फीडबैक इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। यू कैन से कि हमें पता लग गया कि हाँ भाई ऐसा आ रहा है, तो हमने उसको फिर अकॉर्डिंगली ठीक कर दिया, है ना। सो और दूसरा जो है वो है मशीन लर्निंग। 2 पॉइंट्स आ गए इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी चीज आ गई आपकी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, या सब कुछ छोटे छोटे चीजें आजकल कई सारे नॉमेनक्लेचर्स आ गए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलवेज हैंडल्ड, जो दोनों चीजें हैं वो ऑलवेज हैंडल्ड बाय और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल मींस न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स मींस योर ब्रेन, है ना। तो कैसे ब्रेन को सीखने की जरूरत पड़ी ह्यूमंस को, कि ब्रेन किस तरीके से रिएक्ट करता है चीजों को, और उसी को आर्टिफिशियली नेटवर्क के फॉर्म में कन्वर्ट करके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक बहुत बड़ी फील्ड आई, जिसने इंटेलिजेंस पे काम करना शुरू किया इंडिपेंडेंटली, मतलब पैकेट्स में, है ना। उसको अभी हमने कहीं पर भी कनेक्ट नहीं किया था, लाइव नहीं किया, है ना। उसके बहुत सारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के बहुत सारे फील्ड्स थे, इन द फील्ड ऑफ पावर सिस्टम, इन द फील्ड ऑफ इवन योर नेटवर्क्स, जिसमें कि न्यूरल नेटवर्क्स का मतलब क्या होता था, ह्यूमन कैसे सीखता है, हाउ डू ह्यूमन लर्न, बाय प्रैक्टिसिंग ना, बाय प्रैक्टिसिंग
इधर उधर देखा, आप देखते हो, जब आप देख रहे होते हो तो आप क्या करते हो, आप उन डेटा को परसीव करते हो, उन डेटा को अपने अंदर करते हो। फिर अगर दूसरी बार आपको वैसी ही चीज दिखी तो आपके अंदर वो स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को ABCD सिखाते हो तो यही तो सिखाते हो ना, A फॉर एप्पल, है ना, पिक्चर से आपने सिखाया है कि ये एप्पल है। फिर अगर दोबारा उसको कहीं दिखेगा तो वो यहाँ से उसको मैप करेगा। सो दैट इज द सेम थिंग विच इज हैपनिंग इन द न्यूरल नेटवर्क। मतलब हम पहले नोन चीजों से अपनी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको ट्रेन करते हैं। दैट वी कॉल एज मशीन लर्निंग। ह्यूमन लर्निंग के पैरेलल हम मशीन को लर्न कराते हैं, मतलब उसका डेटा स्टोरेज हम बढ़ाते हैं, हमारा भी डेटा स्टोरेज बढ़ता है। वो चूंकि भगवान की बनाई हुई मशीनें हैं हम लोग, इसलिए हम लोग उतना उसको डीप मनन करते नहीं है कि क्या होगा, और जो हमारे साथ हो रहा होता है वही हम मशीन लर्निंग में कराते हैं, है ना। दैट वी कीप ऑन स्टोरिंग द डेटा इन इटसेल्फ। मशीन को भी हम डेटा स्टोर कराते हैं। अभी तक क्या था कि मशीन को हम लर्न कराते थे किसी एक चीज के लिए, किसी एक सेटअप के लिए हमने लर्न कराया और उसको 100 डेटा दे दिया। अब जब 101 का डेटा आएगा तो वो अपने में से मैच कर लेगा और वो रिजल्ट दे देगा कि हाँ भाई ये ट्रू है या फॉल्स। सो जो ये दो चीजें आई आपके जो जनरेशन 5 में, जो दो एप्लीकेशन पॉपुलर एग्जांपल्स आए न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग के, जो आप लोग डे टू डे देखते हो, दैट इज डिस्क्रिप्ट AI। डिस्क्रिप्ट AI क्या है, ये फोन में भी आप लोग महसूस करते हो, अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट यूजेस AI एंड ML टू ट्रांसक्रिप्ट वर्ड्स। आप बोलते हो वो लिखता है ना, तो कैसे लिखता है, क्योंकि उसके पास वही वर्ड, वही वॉइस के सैंपल्स अवेलेबल है। इसमें अगर कई बार होता है ना, आप थोड़ा अलग तरीके से बोलो तो वो गलत लिखेगा, तो मतलब उसकी अभी उतनी ट्रेनिंग नहीं है। बच्चे को भी जब सिखाओगे ना, 2 की टेबल हम लोग हमें रोज क्यों सिखाई जाती थी बचपन में, ताकि हम उसको ठीक से लर्न कर पाए। तो जितनी आप अपने मॉडल को ट्रेन करोगे उतना ही उसका आउटपुट एग्जैक्ट आएगा। सो पहला जो एक एग्जांपल जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं न्यूरल नेटवर्क का, दैट इज डिस्क्रिप्ट AI, व्हिच इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट यूजेस AI एंड ML। मशीन लर्निंग मतलब हमने उसको उतने वॉइस सिग्नल्स दिए हैं, और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब उनमें से वो ढूंढेगा किससे किसके आसपास मैच हो रहा है और उसका वो कन्वर्ट कर देता है आपके राइटिंग, ठीक है ना। दूसरी चीज जो बहुत पॉपुलर हुई है, व्हिच इज अपकमिंग, दैट इज ChatGPT। व्हाट इज दिस ChatGPT? अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल trained on vast amount of data and used to generate human-like tests। इसमें हम कहते हैं ना हमारा PPT बना देता है, और अभी आप कुछ थोड़ा टिपिकल दे दो तो नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसकी GPT की ट्रेनिंग चल रही है। It is still not that much mature। जनरल जितना उसके डेटा बैंक में होगा उससे मिलता जुलता अगर आप कुछ उसको करो दोगे तो वो अपने डेटा बैंक में से ढूंढ के आपको बना के दे देगा, है ना। So like that। So ये दो एप्लीकेशन है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो अपने आप को, and how that AI and ML are changing the scenario of usage of today human being, है ना। बट अभी इनका लिमिटेड स्कोप है, अभी हम इन पे 100% रिलाय नहीं कर पा रहे हैं, है ना। सारे PPT तो नहीं बन के मिल पाते हैं ना, हमें तो देखो अपना बनाना ही पड़ा। So here AI can take complex problem like human speech। Human speech बहुत complex है, इंसानी पूरा complex है। हम अलग बोल रहे हैं, आप अलग बोल रहे हो, तुम अलग बोल रहे हो, बेचारा मशीन भी कंफ्यूज हो जाती है ना। So human जितना complex स्ट्रक्चर अभी कोई भी इंसान बना नहीं पाता है, because there are so many variation। आप देखो कितने कहते हैं इंडिया की 150 करोड़ पहुंच रहे हैं, पर हर इंसान अपने आप में अलग है ना, आप पहचान लेते हो ना उसको भी ये like that। So like human speech and output and optimized answer when it is trained on massive data। जितना ज्यादा आप उसको ट्रेन करोगे, मशीन को जितना ज्यादा लर्न कराओगे, that is called as ML, है ना, मशीन लर्निंग। उसको जितना लर्न कराओगे मतलब उसको जितना डेटा दोगे आप एक तरीके का, वो उस डायरेक्शन में उतना ट्रेन होके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब इंटेलिजेंट आंसर आपको देगा। So AI and ML are
AI के अंदर ही एक तरीके से ML है, वो उसका सबसेट हो गया है। मोटा मोटा अगर हम देखें, ये हमारे रॉजर हैं जिन्होंने जो एंड्रेस रॉजर हैं, ये टेक्नोलॉजी मैनेजर हैं फॉर रॉडे एंड शॉर्ट्स, इन्होंने डिफाइन किया है। मैं एक डेफिनेशन मुझे दिखी तो मैंने सोचा लेट मी शेयर विद यू ऑल that AI is the branch of computer science focused on building intelligent machines that mimic human cognitive functions. Cognitive functions क्या होते हैं? Anybody? What are cognitive functions? What do you mean by cognitive? संज्ञान. हाँ? संज्ञान. संज्ञान. Not exactly. Cognitive functions human के क्या हो सकते हैं? What do you mean by cognitive? Radio भी है. What do you mean by cognitive? Here एक शब्द के बहुत सारे कई मीनिंग है जो अलग अलग एप्लीकेबल होते हैं. एक तो स्पीच ही हो गया ना, वेरी कॉमन थिंग इज स्पीच. दूसरे उसके और कुछ हो सकता है, ब्रीदिंग हो सकती है उसकी, उसका टेम्परेचर वेरिएशन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है. तो वन सपोज वी टॉक ऑफ स्पीच, तो क्या करता है जो कॉग्निटिव मिमिक ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शंस, उसको मिमिक करता है, नकल करता है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसको करके इंटेलिजेंट बनाता है फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. मशीन लर्निंग इज एसेंशियली अ सबसेट ऑफ AI in which algorithms are able to improve their performance gradually and automatically through data and experience without additional programming. ये पूरी डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कॉन्सेप्ट को. अभी तक हम एल्गो क्या करते हैं, आप जो बहुत सारे लोग PhD कर रहे हो, हर चीज के लिए एक नई एल्गो बनानी पड़ जाती है ना, या 2G से 3G में भी जाती है तो आप कुछ नए तरीके से फिर बनाना पड़ता है. जब उसमें ML और AI आई तो आपको एल्गो चेंज करने की जरूरत नहीं है. वो जो उसमें आपने मशीन लर्निंग डाली हुई है, जो डेटा डाले हुए हैं, उससे वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट करके आपको इम्प्रूव आउटपुट दे देगा. दैट इज अ ब्यूटी. ताकि आपको जो इतना ज्यादा चेंज करना पड़ता है पूरा का पूरा, वो करने की जरूरत ना पड़े और you go to you switch towards the automatic system या autonomous system. At present time narrow AI usage has already begun where virtual assistants, आप virtual assistant को हम लोग काफी देखते हैं. अभी किसी ने कहा ना कि आपके लैपटॉप को ही वर्चुअली आप कोई असिस्ट कर देगा और आप उसको कहीं भी थ्रो कर सकते हैं. सो वर्चुअल असिस्टेंट का काम तो हम लोग देखते रहते हैं. पहले हम लोग के फिजिकल असिस्टेंट ना, PS पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी आपके होते थे ना, जो आपको याद दिलाती थी, या आपकी मम्मी आपकी सबसे बड़ी पर्सनल असिस्टेंट होती है जो दिन भर की चीजें आपको याद दिलाती रहती हैं. सो दैट इज, अब उसको आप क्या कर रहे हो आज की डेट में, गूगल कैलेंडर इवेंट आप बनाते हो जिसमें आपको अलार्म आ रहा है, आपको बजर आ रहा है, आपको मैसेज आ रहा है कि ना आपकी मीटिंग का टाइम हो रहा है. सो ये क्या है, दीज आर द असिस्टेंट्स. सो थोड़ा यूज हो रहा है वर्चुअल असिस्टेंट की तरह. कस्टमर सर्विस बॉट्स आज की डेट में आप लोग देख रहे हो बॉट्स का यूज, जो आपकी बहुत सारी क्वेरीज का जवाब देते हैं बेस्ड ऑन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. NLP इज अगेन वन फील्ड जिसमें कि बहुत MNCs में तो बहुत ज्यादा काम हो रहा है, जिसमें कि आपकी लैंग्वेज को प्रोसेस करके जब आपकी, क्योंकि काम किसे चाहिए, हु इज द गवर्निंग अथॉरिटी, इट इज द ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग वॉइस ही बोल रहा है ना, वॉइस बोल रहा है, स्पीच है उसकी. तो अभी तक हम क्या करते थे, व्हाट वाज आवर डोमेन ऑफ वर्क, हम पहले स्पीच को इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफर करते थे, एंड अगर ऑप्टिकल डोमेन में यूज करते थे तो उसको ऑप्टिकल में ट्रांसफर करते थे, ऑन ऑल दैट. So what is the change scenario here? We are processing it in the language itself. So that field we call as
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हम लैंग्वेज को लैंग्वेज के फॉर्म में ही प्रोसेस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू आइदर इलेक्ट्रिकल डोमेन और ऑप्टिकल डोमेन। तो एनएलपी इज आल्सो बिग फील्ड जिस पे कि हम काम करते हैं। जो एआई और एमएल 5G में कैसे और 6G में कैसे आ रहे हैं, इनके दो बॉडीज हैं जो उनकी स्टडी कर रही हैं। जब आप लोग बोर हो जाइएगा तो बता दीजिएगा, आई विल स्टॉप माई लेक्चर है। सो वो है, एक है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट 3GPP, जो स्टैंडर्ड बनाते हैं सेलुलर बॉडी के लिए, और एक अगले पे हम आएंगे। सेलुलर बॉडीज कई सारे हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। इन्होंने क्या करा है, दो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं। इन्होंने क्या किया है, दे आर कंसिडरिंग एआई इन प्राइमरीली एट द एयर इंटरफेस टाइप में एयर इंटरफेस लेवल पे काम कर रहे हैं। एआई को पहले छोटे छोटे ग्रुप्स में लाया गया है, एंड फिर हम 6G में बात कर रहे हैं कंप्लीट एआई सिनेरियो। कंप्लीट एआई एमएल सिनेरियो की बात हम 6G में करेंगे, जो 30 में आना है। तो अभी से हम लोग जितने भी हमारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जो एमटेक स्कॉलर्स हैं, वो अभी से अगर इसमें काम करेंगे तो आपकी जब पीएचडी कंप्लीट हो रही होगी, आप उसमें नहीं जाओगे, मतलब आपका काम जो है वो सैचुरेट नहीं होगा। अगर अभी आप 5G पे काम करोगे, इट इज गोइंग टू बी सैचुरेटेड विद इन 1 और 2 ईयर। इसलिए मेरा आज का एम ही यही था इस क्लास को लेने का, दैट फॉर न्यू रिसर्चर्स स्विच ओवर टू द न्यू थिंग्स विच इज कम से कम जो 10 साल के लिए नहीं है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो 5G में है वो एयर इंटरफेस, जो एक बीच का ब्लॉक है जो कनेक्टिंग है, वहां पे हमने एआई पे काम किया है, जिस पे उस एयर इंटरफेस पे हमने काम किया है नेटवर्क एनर्जी सेविंग, लोड बैलेंसिंग एंड मोबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन। ये कुछ फील्ड्स हैं जिनमें हमने एआई को काम थोड़े लेवल पे काम कराया है। ये रिपोर्ट है 3G थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट की। एंड दूसरी चीज जो 3GPP है ना, ये कई सारे डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं। अब तक 18 जो लेटेस्ट 3GPP रिलीज 18 जो है, ये अभी दिसंबर में रिलीज है। 14 दिसंबर 2023 को ये डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ। आप लोग देख सकते हो, नेट पे पड़े हुए ये सारे न्यू डॉक्यूमेंट, जहां से आपको एरिया ऑफ रिसर्च, आप यू कैन आइडेंटिफाई योर एरिया ऑफ रिसर्च। सो ये जो है फॉर द स्टडी इसमें, जिसमें इन्होंने दे आर फोकसिंग ऑन चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन फीडबैक। ऑटोनोमस बनाने के लिए एक एक बॉडी को पहले हम ऑटोनोमस करेंगे, तभी पूरा सिस्टम आपको ऑटोनोमस हो पाएगा। तो जो चैनल अभी तक आप लोग अगर यूजी के बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाया है एंटेना एंड वेव प्रोपगेशन वाला अगर आप क्वेश्चन देखें तो, या मोबाइल का देखें, तो हम बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट हो गए। तो यार बारिश हो गई, आज सिग्नल नहीं ट्रांसमिट हो रहा है ना, तो हमारे पास बारिश हो गई तो हमारे पास कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म नहीं है कि हम अपना जो यहाँ से ट्रांसमिट कर रहे हैं उसको ऑटोमेटिकली हम चेंज कर सकें। ये मशीन लर्निंग और एआई क्या करेगा, क्योंकि हम बारिश को नहीं रोक पाएंगे, है ना। बारिश तो होगी, अगर आप वायरलेस यूज कर रहे हैं तो उसका मेन चैलेंज ही चैनल एस्टिमेशन है, चैनल को एस्टिमेट करना। तो अगर तो बारिश हो रही है और अगर हमारा जो इनपुट है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए, अपने आप चेंज हो जाए, तो हम आराम से बैठे रह सकते हैं, हमारे सिग्नल के आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट इज अ नीड, जहां पर कि चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन फीडबैक जो है उस मैकेनिज्म में एआई लगाने की कोशिश, क्योंकि बारिश के भी ना पैरामीटर से ना, हर साल बारिश हो रही है ना, तो अगर हम डेटा इकट्ठा करते रहे कि ये वाला है तो सिग्नल लेवल यहाँ चला जाता है, ये वाला अगर टेम्परेचर है तो सिग्नल स्ट्रेंथ ये हो जाती है, तो क्या होगा, जैसे ही हम प्रेडिक्ट करेंगे कि चेंज हो रहा है, हम अपना इनपुट हमारा उसी हिसाब से कंट्रोल हो जाएगा। एडाप्टिव नेटवर्क की बात करते हैं, वो एडाप्टिव हो जाए।
इस तरीके से वी कैन हैव द थिंग्स। जो 3GPP है आपका AI/ML मॉडल नहीं डेवलप कर रहा है, वो एक कॉमन फ्रेमवर्क एंड इवैल्यूएशन मेथड्स फॉर AI/ML मॉडल्स बीइंग एडेड इनटू डिफरेंट एयर इंटरफेस फंक्शंस। इसी तरीके से एक दूसरा टेलीकॉम स्टैंडर्ड है ORAN। ORAN is Open and Intelligent Radio Access Networks. This a lead telecom industry जो standard specifications दे रही है for the Intelligent Radio Access Network। ये भी काम कर रहा है that this is exploring how AI and ML can improve network orchestration. This orchestration is again a new word. कोई बताएगा मुझे? What is this orchestration? देखिए इसको कहीं पे देखिएगा आप जाए। These are the new terminologies which are coming. So they are working on or exploring that how जो network का orchestration है with the help of AI and ML can be improved. इन्होंने एक एग्जाम्पल मतलब एक फीचर इन्होंने ऐड किया है, क्योंकि सब लोग अपने अपने हिसाब से AI और ML को इनकॉर्पोरेट करने की टिडबिट में कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने एक चीज की है जिसमें इन्होंने जो इनका आर्किटेक्चर का एक कंपोनेंट है, मैं यहाँ पे डिटेलिंग लाई नहीं। ORAN अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है, विच वी कॉल्ड एज RAN इंटेलिजेंट कंट्रोलर, RIC। ये एक इन्होंने एक कंपोनेंट, एक मॉड्यूल इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है डिजाइन टू होस्ट AI एंड ML ऑप्टिमाइजेशन एप्लीकेशन। ये फीचर है जो ये ला रहे हैं। This RIC can host X apps which run in near real time and R apps which run in non-real time. नियर रियल टाइम का मतलब वो आप जो है वो रियल टाइम में प्रोसेस कर रहा है आपके कंट्रोलर को। तो अगर कंट्रोलर रियल टाइम में प्रोसेस हो जाएगा तो वो अकॉर्डिंगली चेंजेस को अडॉप्ट करने में सक्षम होगा। ये X ऐप और R ऐप जो है ये अपने आप में ये भी मॉड्यूल्स हैं। इट ऑल्सो नीड्स स्टडी। XRAP for improving spectral and energy efficiency and RRAP for network orchestration that leverage AI already exist today. More XRAP or RRAPs and applications using AI and ML in RIC will become available on ORAN ecosystem grows and matures. जैसे जैसे मैच्योर होगा इनके एप्लीकेशंस आते जाएंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ORAN का कि 5G जो ट्रेडिशनल क्लासिकल 5G है वो कैसे काम कर रहा है, और फिर जब हमने उसमें थोड़ा थोड़ा AI और ML के लगाने की कोशिश करी तो कहाँ पर बदलाव आया। इसमें देखिए हमने सिर्फ एक जगह लगाया है ना, RIC पे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया है, और ये कोर नेटवर्क है और ये आपके बेस स्टेशंस हैं। ये एक नेटवर्क बना है जिसमें जो ओपन है कनेक्टेड है RU से, ये दूसरा RU लगा है, ये DU है, ये DU है। इतना डिटेल दिखाना चाहते हुए सिर्फ अभी हम आपको इतना दिखा रहे हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज थी जो हमने पिछली बार बताया जिसमें कि RIC पे आपका इंटेलिजेंट कंट्रोलर पे हमने AI लगाई हुई है। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें जो नेक्स्ट स्टेज में हम आए हैं उसमें हमने देखिए AI वो RU पे लगाई है, वो DU पे लगाई है, वो CU कंट्रोल यूनिट पे लगाई है, एंड मतलब हमने ये ब्लॉक्स को बढ़ा दिया, ठीक है ना। पर अभी भी हम ये डिस्क्रीट लेवल पे काम कर रहे हैं। जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा रहे हैं वहाँ पर ML जरूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग कहाँ से होगी, पहले आप मशीन को ट्रेन तो करोगे ना। अगर आप ब्लैंक है, आपने कुछ देखा ही नहीं है, तो आप आउटपुट क्या दोगे। अगर हम बीटेक क्यों पढ़ाते हैं, हम उसको ट्रेन ही तो करते हैं ना, ट्रेन करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट, उसमें से किसी एक सब्जेक्ट में वो जाके नौकरी करता है और वो अपने उस जो ट्रेनिंग उसको यूज करता है और फिर अपने आप को भी टाइम टू टाइम ट्रेन करता है। ये जो FDPs है उनका क्या
कर रहे हैं, दिस इज ट्रेनिंग यू इन योर एक्सपर्टाइज फील्ड, ताकि आप अपने आउटपुट को मॉडिफाई कर सकें, आप अपने अगले वाला जो आप पढ़ाएं उसमें आप उन चीजों को इनकॉर्पोरेट कर सकें। सो जो नेक्स्ट स्टेज 6G की हम बात कर रहे हैं, इनिशियली 6G की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें ये जो AI है वो डिफरेंट ब्लॉक्स पे आ गए हैं। क्या क्या चेंजेस हैं इसमें? जब हमने शुरू किया तो यहाँ पर हमने नाम दिया, जब हमने AI इंट्रोड्यूस करी, then we named them as AI नेटिव नेटवर्क। जो नेटवर्क था उसको हमने नाम दिया नेटिव नेटवर्क, जो कि हम इंडस्ट्री में नाम देते हैं। जो AI नेटिव नेटवर्क इज टू एक्सट्रापोलेट द डायग्राम, जो पहले वाला फर्स्ट फिगर थी, बेस्ड ऑन करंट ट्रेंड्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन एंड RAN random access network. This aggression, each network block will contain AI ML model varying from vendor to vendor and application to application. Figure 2. AI native network can also mean networks to build or run AI/ML model natively. 3 अभी हम देखेंगे जो कि बात करता है 3 देखें तो ये 3 सिनेरियो दिखा रहा है, दिख रहा है साफ साफ? बड़ा करें सब बंद कर सकते हैं। इसमें क्लासिकल आर्किटेक्चर आप देखिए, जो आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो, आपका मीडियम एक्सेस आया, एनकोडिंग आया, मॉड्यूलेशन आया, फ्रंट एंड आया, वायरलेस चैनल आया एंड रिसीवर साइड आया। जब हम इसको AI ML से असिस्ट कर रहे हैं तो क्या हुआ, हम हर लेवल पे देखिए ट्रेनिंग देने की जरूरत है ना। हर में देखिए ANN लगा हुआ है, तो ऐसे जिगजैग बने हुए, वो क्या है? दैट इज हर ब्लॉक एक ट्रेनिंग मॉड्यूल की तरह काम कर रहा है। ANN हर ब्लॉक में लगा हुआ है। जब फुल आर्किटेक्चर आ जाएगा तो क्या होगा, जो हमारा ट्रांसमीटर है वो पूरा ट्रांसमीटर है ना, जिसके वो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। सेकंड स्टेज पे हमने ट्रांसमीटर के हर ब्लॉक को ट्रेन किया है, अलग अलग ट्रेन किया है। एंड व्हाट इज आवर एम? पूरे के पूरे ट्रांसमीटर को कंबाइंड वे में ट्रेन करना। इसी तरीके से पूरे रिसीवर को कंबाइंड करके ट्रेन करना। सो दैट इज द सिनेरियो व्हिच वी वांट इन दिस 6G, जिसमें प्रोग्रेशन फ्रॉम AI infused, तो बीच में लगा रहे हैं वो infused हुआ to AI native। ठीक है, तो अभी एप्लीकेशंस पे जाएं। 1:30 बज रहा है, 1:22 है। कब तक पढ़ा हुआ है? तो 12 पहुंची, 30 तक जाए। हाँ, ओके, आई ट्राई टू कंप्लीट इट। तो हमने AI और ML का सबसे पहले देखा that how as a complete module it can work। अब हमने इनके कुछ सिनेरियो देखे that how AI can help in optimization, है ना, तो हमने उसका नाम दिया AI and optimization। So कहाँ ये काम कर सकता है, कहाँ हमने शुरुआत करी और कहाँ तक हमें जाना है ना। ऑप्टिमाइजेशन में भी तो धीरे धीरे करके ऑप्टिमाइज करते हो ना, एक बार में तो आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिलता है ना। सो यू गो स्टेप बाय स्टेप। तो क्या कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन चैलेंजेस में, AI could optimize the power consumption of the network by turning on and off components based on real time operating conditions। जैसे हमने बताया ना कि एक सिंपल पहले AI का मॉड्यूल हम क्या ले सकते हैं, ये पावर कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज करें। पावर कंजम्पशन को हम देख रहे हैं 5 मिनट तक
ये वाली डिवाइस का काम नहीं है तो हमने उसको ऑफ कर दिया, तो पावर ऑफ हो गया। Today, XAP and RF accomplish this at the base station level by turning on and off power hungry component like power amplifier when they are not in use. जो ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहे हैं वहाँ पर हम AI लगा सकते हैं, उसको ट्रेन कर सकते हैं। ट्रेन कैसे करेंगे कि हम देख रहे हैं कि भाई ये वाली डिवाइस जो है इस वाले टाइम ड्यूरेशन में तो कभी यूज नहीं होती, तो वो हमारी ट्रेनिंग है। सो दैट इज द यूज ऑफ ML एंड AI ने क्या किया उसको सो लाइक इसी तरीके से वी कैन हैव, यहाँ पे देखिए, प्रॉपरली ट्रेनिंग AI मॉडल ऑन डाइवर्स डेटा सेट, क्वांटिफाइंग देयर इंप्रूवमेंट ओवर ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड डिफाइनिंग न्यू टेस्ट मेथोडोलॉजी फॉर AI enabled modules are crucial steps. एम क्या है इसका? Applications can be the healthcare, जिसमें biological sensors connected to 6G network will allow professionals to monitor patient in real time. Digital twinning will enable researchers to test new treatment. डिजिटल ट्विनिंग थोड़ा सा यहाँ पे हमको आपको बताना था कि फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को आपको रिमोटली देखना है ना, तो अगर आप पेशेंट पे ही पूरा डेटा करने लगोगे तो वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। आपने पेशेंट के सारे पैरामीटर्स को पहले एक्सट्रैक्ट किया एंड उसका एक वर्चुअल मॉडल बनाया, एक वर्चुअल ह्यूमन बीइंग विद ऑल दोस पैरामीटर यू मेड, दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल ट्विनिंग। और फिर उसमें आपने सारे एक्सपेरिमेंट किए। जैसे डॉक्टर अभी क्या करते हैं, डेड उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, डेड बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो डेड बॉडी की बजाय, क्योंकि डे बाय डे मतलब वो अभी भी आजकल भी बहुत मुश्किल हो गया, सो उसकी बजाय आपने डिजिटल ट्विन मतलब उसका एक वर्चुअल फॉर्म पूरा बना लिया जिसकी आपको ट्रीटमेंट करना है, और उस वर्चुअल उस पे आपने ट्रीटमेंट किया एंड फिर जो उनके रिजल्ट्स हैं उनको फिर आप एक्चुअल हेल्थ केयर में यूज कर सकते हो। दैट इज अ सेफ प्रोसेस। सो बायोलॉजिकल हेल्थ में दिस इज वन थिंग। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में वी कैन गो फॉर इट। ट्रांसपोर्टेशन में अभी क्या हो रहा है, अभी यू नो अभी कितना दिख रहा है, आप अगर जीपीएस देखते हो तो आजकल भी ट्रेन में आपको लाल रास्ता दिख जाता है ना, लाल रास्ता दिख जाता है और आपको वो रास्ता भी बता देता है कि इधर से नहीं तो इधर से जाए। अभी क्या नीड है, आप यू वांट AI और एनेबल, तो आपको क्या चाहिए, आपको बगल वाली गाड़ी का भी डिटेल आपके साथ कनेक्ट होता रहे, आपके आगे जो जा रहे हैं उसका भी आपके साथ कनेक्ट होता रहे, और तो आपका मूवमेंट जो है वो ऑटोनोमस होगा। तब आप खुद पे डिपेंडेंट होगे, ना कि एक किसी नेटवर्क पे। अभी आप किस पे कंट्रोल हो, GPS पे कंट्रोल हो, क्योंकि वर्ल्ड वाइड। सो दैट इज in the transportation, real-time data exchange over 6G connection will enable communication between vehicles, infrastructure, pedestrian and other road users based on data from onboard sensors and other vehicles, which AI algorithm will process to help vehicles infrastructure. एग्रीकल्चर में अभी क्या करना है, अभी तो हमारा देश इंडिया इतना गरीब है कि एग्रीकल्चर में कितना कर पाएगा गॉड नोज, बट द टाइम विल कम। अभी सेंसर से मॉनिटर कर रहे हैं, है ना, अभी सेंसर्स मॉनिटर कर रहे हैं और उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा ऑल दोस थिंग्स ह्यूमन कर रहे हैं। व्हाट डू वी वांट, वी नीड जो कि वेदर पैटर्न और इन सबको पहले से ट्रेन करके रखें और अकॉर्डिंगली आप उस पर काम करते हैं। फिर कुछ न्यू एप्लीकेशंस भी आपके आएंगे। इसमें जो बात हमने करा दैट जो इन 5G एप्लीकेशन कैन ऑपरेट एट बेस स्टेशन लेवल टू ऑप्टिमाइज पावर इंटेंसिव कंपोनेंट्स सच एज पावर एम्पलीफायर, एल्गोरिथम टर्न ऑफ कर रहे हैं, एंड एनर्जी एफिशिएंसी विल बी कंसीडरेशन
6G, क्योंकि आपका ट्रैफिक बढ़ना है तो एनर्जी इफिशिएंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें ये 4-5 चीज़ें लिया है। कन्वर्जेंस ऑफ एआईज, दोनों कैसे कन्वर्ज हो रहे हैं, हाउ एआई एंड 6G आर कन्वर्जिंग, इनके हमने 4-5 केसेस लिए हैं। इंटेलिजेंट नेटवर्क मैनेजमेंट, अल्ट्रा लो लेटेंसी एआई, enhanced connectivity for AI driven devices, AI powered antennas, AI in network securities। ये 4-5 चीजें हैं जिनमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं दोनों चीजों को लेकर के। एक दो चीजें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक दिस enhanced connectivity for AI driven devices, for example we talk of smart drones, we talk of IoT sensors and robots will benefit from this advanced connectivity offered by 6G, which will minimize latency related bottleneck। स्मार्ट एंटेना जो कि अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करे टू अडॉप्ट टू चेंजिंग कंडीशंस, ऑप्टिमाइजिंग सिग्नल स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी टू एनहांस ओवरऑल नेटवर्क परफॉर्मेंस। इस पे तो बहुत काम हो रहा है। AI पावर्ड एंटेनास, माइक्रोस्ट्रिप एंटेनास हैं, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं अभी एडाप्टिव एंटेनास, है ना, एडाप्टिव माइक्रोस्ट्रिप एंटेना। एडाप्टिव भी AI का ही एक नाम है, जिसमें कि डिपेंडिंग अपॉन द नीड द एंटेना कैन बी रिकॉन्फ़िगर्ड, है ना, एडाप्टिव एंटेना, रिकॉन्फ़िगर्ड एंटेना, दिस इज ऑल। इसी तरीके से नेटवर्क सिक्योरिटी, AI will have to identify and defend against security threats in real time to protect users and their database। आपके पास डेटाबेस है तो आप सिक्योरिटी को एडवांस कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या हैं? सिग्निफिकेंट पावर कंजम्पशन, प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी मेजर्स एंड रेगुलेशंस, एंड द जो नया टर्म आया है दैट इज द एथिकल यूज। आप उस डेटा को यूज करने के लिए इथिकली अलाउड है या नहीं, इथिकल पॉलिसीज बनाने की जरूरत है 6G। इथिकल यूज एंड डिसीजन मेकिंग विल आल्सो बिकम की चैलेंज रिक्वायरिंग AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क रेगुलेशंस। इसकी अगर हम बात करें तो वी टॉक ऑफ ये वाइवो है, जो वाइवो इज ऑल्सो वर्किंग ऑन 6th जनरेशन के लोग ग्रुप्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। दे टॉक ऑफ मिक्स्ड रियलिटी, दे टॉक ऑफ होलोग्राफिक इमेजेस। एनीबडी नोज द टर्म होलोग्राम्स और होलोग्राफी क्या होता है? 3D इमेजिंग। अगर किसी ने पिक्चरें देखी हो, थोड़ा बहुत उसमें भी है। कौन से आ रहे थे उसकी, ऋतिक की कौन सी मूवी थी जो सीरीज आई थी? क्रिस। वहाँ पे और स्टार वॉर करके चीजें आ रही थी, टीवी सीरीज भी आते थे स्टार वॉर, अभी भी दोबारा शुरू। वहाँ पर उन्होंने इसकी बात करी है, आपकी पूरी की पूरी इमेज जो है वो कहीं और पहुँच सकती है और आप वहाँ पर यहाँ पर बैठे होते पूरे के पूरे आप जा करके और किसी और डोमेन में काम कर सकते हैं। दैट इज द होलोग्राफी। मल्टी सेंसरी कम्युनिकेशन, बहुत सारे सेंसर इकट्ठे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंटरैक्टिव 3D वर्चुअल डिजिटल ह्यूमंस, कोलैबोरेटिव रोबोट्स, इनका नाम है कोबोट्स। कोबोट्स इज द न्यू टर्म व्हिच इज कमिंग एज कोलैबोरेटिव रोबोट्स। अभी आप रोबोट वो करते हैं जो आप कहते हो। अभी कोलैबोरेटिव रोबोट्स में आप उसको इंटेलिजेंस दे रहे हो, कोलैबोरेशन दे रहे हो, दे कैन डू। एंड द ऑटोमेटिक ड्राइविंग, दैट इज अ मोस्ट यू कैन से जो कि पॉपुलर फीचर है, दैट इज अ ऑटोमेटिक कार ड्राइविंग, है ना। सो ऑटोमेटेड ड्राइविंग will also be a true automatic driving in this 6G scenario। अभी टेस्ला वगैरह है, ऑटोमेटिक ड्राइविंग है, बट दे ऑल आर पार्शियली। कुछ फीचर्स हैं, कुछ कंट्रोल्स हैं जो ऑटोमेटिक है, अदरवाइज ऐसा नहीं कि ड्राइवर बिल्कुल ड्राइवरलेस हो जाए। ड्राइवर थोड़ा बहुत आराम कर सकता है, बट उसको ट्रैक रखने की जरूरत है।
सो कुछ नए टर्म्स इसमें फिर से आए हैं. Optimized by AI technologies, experts expect 6G to have bigger impact than 5G. One, because it will enable the convergence of computing and mobile communication. अभी कंप्यूटिंग बहुत कम है. कंप्यूटेशन के लिए कहाँ बैठते हो? अपने सिस्टम पे ही बैठते हो. तो जो 6G की जो बात कर रहे हैं, they are talking of convergence of computing and mobile communication. This is one parameter which is important in 6G. For example, जब हमने लेक्चर देने शुरू किए थे 1G और 2G की, तो हम कन्वर्जेंस की बात करते थे वॉइस की और टेक्स्ट की. हमें बात करते थे कि हमारा वॉइस और हमारा टेक्स्ट एक साथ जाएगा, मतलब SMS और वॉइस एक साथ जाएगा. अभी हम बात कर रहे हैं कन्वर्जेंस ऑफ कंप्यूटिंग, कंप्यूटेशन कर सकें, साथ साथ मोबाइल कम्युनिकेट कर सकें. दूसरी चीज, इट विल इंटीग्रेट डिजिटल एंड फिजिकल रियल. जो हमने आपको बताया कि जो हमारे डिजिटल वर्ल्ड है और जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, इनको हम आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड इंट्रोड्यूस न्यू सेंसरी एक्सपीरियंस फॉर यूजर. QN है, इनका वही कहना है. 6G will provide super communication and ubiquitous information and converge computing services, thus being the base for an interconnected and converged physical and digital world. दोनों के अब convergence की बात आ रही है. इसी तरह Capgemini agrees, predicting that 6G network will enable immersive, ubiquitous and sensory digital experience on a massive scale. Sense their surrounding and thereby turn the network into the sixth sense. अभी तक हम भगवान के sixth sense की बात करते हैं ना, ह्यूमन की बात करते हैं, टेलीपैथी की बात करते हैं, sixth sense की बात करते हैं. वो हम क्या चाहते हैं? वो हम मशीन्स पे चाहते हैं. स्पेक्ट्रम की बात करें, इस पे भी बहुत चर्चा हो रही है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम डोमेन आएगा 6G के लिए. सो मोटा जो अभी रिसर्चेस चल रही हैं, दैट इज फ्रॉम 6.4 to 15 GHz इज द स्पेक्ट्रम रेंज इन विच वेरियस एप्लीकेशंस आर एक्सपेक्टेड टू कम. जिसमें कुछ का मत है कि 6.4 to 7.1 GHz रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, they have a better coverage and penetration characteristics, but this is all अभी research level पे है. एक और important जो energy consumption, energy saving की बात है, उसमें lithium ion batteries. lithium ion batteries are the upcoming batteries. जो लोग medium पे काम करते हैं, materials पे काम करते हैं, उनके लिए this lithium ion batteries are one very good open research field on materials which will consume less power, or they will sustain for more time for energy efficient batteries कहलाएंगे. And many energy efficient algorithms are needed to fulfill the requirement of energy saving in 6G. ये उनके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, इसको मैं ग्राफ से फटाक से जल्दी से कवर कर देती हूँ. IoT 2030 is the name given for the 6th generation network, and IoT 2020 is the name given for 5G network. 5G की कैपेबिलिटीज जो चल रही हैं वो नीचे ग्रीन कलर से दी हुई हैं, और जो न्यू कैपेबिलिटीज आएंगी 2030 में वो ब्लू कलर से दी हुई है. तो ऐसा नहीं है, जो ग्रीन कलर से दी हुई है 2020 की, उनमें भी हम एडवांसमेंट कर रहे हैं. लाइक रिलायबिलिटी वी आर गोइंग, जो 5G में था 1 to 10 to the power -5, दैट इज इंप्रूविंग फ्रॉम 1 -5 से -7 में. इसी तरीके से लेटेंसी जो 1 मिलीसेकंड
1 मिली सेकेंड की हो गई है। मोबिलिटी जो 500 थी वो मोबिलिटी बढ़ के 500 से 1000 तक है। कनेक्शन डेंसिटी जो 10⁻6 थी वो 10⁸ से तक जा रही है, लाइक दैट। सो जो ऑलरेडी कैपेबिलिटीज हैं उनमें इम्प्रूवमेंट है और कुछ नए फीचर्स हैं जिनमें कवरेज आती है, सेंसिटिविटी कैपेबिलिटीज आती है, AI रिलेटेड कैपेबिलिटीज आती है, सस्टेनेबिलिटी आती है, इंटरऑपरेबिलिटी आती है एंड प्रोटेक्शन। ये कुछ फीचर्स हैं जो हमारे 6G में आएंगे और ये कुछ सिनेरियो है जिनकी हम 2030 में बात करेंगे। दैट इज जो पहले हमारा क्या एक मत था, कनेक्शन, वन कनेक्शन, एक मोटो चलता था 3G वगैरह में, किसी को याद है? कहीं पर भी, कभी भी और किसी से भी कनेक्शन। सिंपल हम वॉइस, मतलब कभी भी हम किसी से भी बात कर सके और किसी से बात कर सके, कहीं भी बात कर सके और कितनी भी बात कर सके। अभी उसका नया आया है कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड। जितने भी अनकनेक्टेड लोग हैं उनको हम कनेक्ट कर सके। सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड रीसाइलेंस पे हमें काम करना है। सिक्योरिटी प्रोवाइडर, यूबिक्विटस इंटेलिजेंस, मतलब कंप्लीटली इंटेलिजेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है एंड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेन कर सके, हर बार एक इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ के हटा के दूसरे स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं। दैट इज द ओवरऑल मोटो ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ 6G सिनेरियो, जिसमें आता है जो 2020 के 3 पॉइंट, देखिए ना ट्रायंगल बना हुआ है। 2020 टॉप ऑफ 3 पॉइंट्स, एनहांस्ड EMBB, MMTC, मिलीमीटर क्या है MMTC एंड URLLC। ये 3 पॉइंट्स थे जिन पे IMT 2020 मतलब 5G काम कर रहा था। एंड अभी देखो हेक्सागन बन गया है। ये 6 फीचर्स आ गए हैं। दैट इज इंटीग्रेटेड AI एंड कम्युनिकेशन, इमर्सिव कम्युनिकेशन, इंटीग्रेटेड सेंसिंग एंड कम्युनिकेशन, मैसिव कम्युनिकेशन एंड यूबिक्विटस कनेक्टिविटी। तो ये एक डायग्राम के थ्रू वी कैन हैव अ, ये मैंने इसकी कुछ आप देख सकते हो, इसके ये कुछ पॉइंट्स हैं। इमर्सिव कम्युनिकेशन, इमर्शन is said to extend the enhanced mobile broadband, इसलिए मैंने यहाँ फुल फॉर्म लिख दिया कि आपको याद रहे। Enhanced mobile broadband is EMBB of 5G and appearing technologies such as XR and holographic communication, hyper reliable and low latency communication. This scenario extends ultra reliable and low latency communication, URLLC, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। अल्ट्रा रिलायबल एक चीज हो गई और लो लेटेंसी दूसरी चीज हो गई। एग्जांपल्स इंक्लूड कम्युनिकेशन इन एन इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट फॉर फुल ऑटोमेशन, कंट्रोल एंड ऑपरेशन। मैसिव कम्युनिकेशन, जो आपका MMTC था, मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, इसको टू बी, जो अभी छोटे में था, टू बी एम्प्लॉयड इन स्मार्ट सिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ, एनर्जी, एनवायरमेंट मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर एंड अदर थिंग्स। यूबिक्विटस कनेक्टिविटी, इंटेंड टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड एंड प्रोवाइड एक्सेस टू इंटरनेट इन प्लेस लाइक रूरल एंड रिमोट, मतलब हर किसी से आपको कनेक्ट करना है। इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन, असिस्टेड ऑटोमेटेड ड्राइविंग, autonomous collaboration between devices for medical assistance and application, offloading heavy computation, creation of and prediction with digital twins। ये मैंने आपको बताया डिजिटल ट्विन क्या होता है। क्रिएशन एंड प्रेडिक्शन ऑफ डिजिटल ट्विन, क्रिएट करिए, वहां से प्रेडिक्ट करिए और फिर एक्चुअल वाले पे आप अप्लाई करिए। एंड 6G assisted cobots, that is collaborative robots, integrated sensing and communication, unlocking sensing capabilities for communication can enable assisted navigation, activity detection and movement tracking, environmental monitoring, कब रेन है, कब पोल्यूशन है। अभी तो खाली पता लग जाता है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं ना, पर अभी पता लगने लगा है, कम से कम इतना हो गया है ना कि हाँ भाई कल का मौसम कैसा होगा।
and provision of sensing data on surrounding for AI, XR and digital applications. That is all about. I want to inform regarding what is going on in 5G and what is expected in 6G. जितना मैंने टाइम लिया आपका बहुत सारा मैंने टाइम लिया पेशेंटली सुनने के लिए थैंक यू सो मच. एनी क्वेश्चंस क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं अभी भी बाद में भी. Madam, what is the meaning of XR in the last line? AI, XR and digital twin applications. Augmented reality. X is augmented reality. R is reality. ऊपर भी मैंने ये टर्म्स यूज करे. X is augmented. What is augmentation? That you should know. Augmented reality. मतलब reality से आप reality की कितनी कितनी चीजों को आप कैसे कैसे virtual platform पे लाते हैं. XR और AR. Thank you so much, ma'am, for enlightening us. अभी वार्डन नहीं है क्यों? अभी वार्डन भी नहीं हो रहा है. अच्छी बात. प्रमोशन दे दो. मैं इनको मेल कर दूँगी. ठीक है. आपकी दूसरा स्टार्ट करना जब प्राइस नहीं उसका उसका भी तो वो मंगा लेते हैं. था मेरे पास स्पीकर नहीं हाँ यही है. Now, I would like to request coordinator and co-coordinator of FBP along with Anurag Shukla sir and Ashwani sir to give token of respect to Professor Neelam ma'am. कैमरा मैन आ गया बीच में. देने का काम किया.
चार्जर निकालो लैपटॉप आपको भी सेट करिए तो पीछे नहीं मैडम के फेवरेट स्क्रीन आती कि नहीं आ रही? बैठ जाओ, अबे बैठ जाओ ना तुम। सचिन बंद कर बंद कर दो, लाइव स्ट्रीम बंद कर दो।